Welcome to Y.MGMT MBA. So in our previous class, we have completed meaning of demand, nature of demand and constituent of demand. एंड हम लोग ये भी पढ़े थे कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड हमने पढ़ा था, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिमांड पढ़ा था एंड मीनिंग ऑफ डिमांड हम इट मीन की थ्योरी ऑफ डिमांड हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी. सो आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे. ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट. अब टाइप्स ऑफ डिमांड में अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे तो यहाँ पे मैंने नाइन टाइप्स कोड किए हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखिए इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. सेकंड क्या है, डिराइव डिमांड एंड डायरेक्ट डिमांड. थर्ड है हमारा इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड. फोर्थ है हमारा प्राइस डिमांड. फिफ्थ इनकम डिमांड. सिक्स है हमारा क्रॉस डिमांड. सेवन्थ है हमारा कॉम्पोजिट डिमांड. एट इज़ जॉइंट डिमांड एंड नाइन्थ इज़ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड. तो बेसिकली डिमांड की मीनिंग तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई थी. डिमांड की मीनिंग एक बार फिर से मैं रिकैप करूँ तो होता क्या है, डिमांड का मतलब ये है कि वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कस्टमर हमारे डिमांड करते हैं, चाहते हैं ख़रीदना, और उनके पास जितने की भी वो प्रोडक्ट होती है वो विलिंगनेस उनके पास होती है पे करने की, एज वेल से वो केपेबल होते हैं उतने अमाउंट पे करने के लिए फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम. मतलब एक गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में जो भी प्रोडक्ट की प्राइस चल रही है उस प्राइस को पे करके उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए जो एक कस्टमर पे करता है पैसा, वो क्यों करता है, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए. ठीक है, तो डिमांड बेसिकली होता क्या है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज को कोई भी कस्टमर अगर चाहता है ख़रीदना, उसे यूज़ करके अपनी नीड को पूरा करना, तो सबसे पहली चीज़ उनके पास वो उस चीज़ के लिए डिज़ायर होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए उस चीज़ के लिए पे करने के लिए. मतलब आपके पास क्षमता होनी चाहिए कि जो चीज़ मेरे डिज़ायर को पूरा करेगा उतने कीमत होनी चाहिए कि मैं उस कीमत को पे करके वो चीज़ ख़रीद सकूं. एज वेल एज हमारे पास कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए. मतलब ये कि विलिंगनेस तो हो पर हमारे पास उतने पैसे भी तो, मतलब हम चाहते हैं ख़रीदना उसको, लेकिन हमारे पास ये भी चीज़ हो कि हमारे पास उतने पैसे हो और हम पैसे देने के लिए तैयार हों. ठीक है, ये सब कुछ एक गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में होता है, जहाँ पे जो हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं, अदर फैक्टर्स में मैंने क्या आपको बताया था, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होती है, इनकम होती है, ये सब जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे. तो टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊं कि इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. अब जैसे कि आप नाम से ये चीज़ समझ रहे हैं कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है, कोई भी सिंगल कंज्यूमर अगर कोई चीज़ डिमांड कर रहा है, चाहता है कोई चीज़ खरीदना, एंड विलिंग एंड एबल टू परचेज, अगर वो चाहता है और उसके पास एबिलिटी है उस चीज़ को खरीदने की, मतलब कि मैं चाहती हूँ अपनी डिमांड पूरा करना, कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर की हम बात करें, सिर्फ इंडिविजुअल की, और मैं कोई चीज़ खरीदना चाहती हूँ और मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं उसकी कीमत पे करके उस चीज़ को खरीद लूँ फॉर इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम की यहाँ पे बात हो रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम की. तो उसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड. कब, जब किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड को हम लोग देखते हैं तो वो होता है क्या, इंडिविजुअल डिमांड. मार्केट डिमांड क्या चीज़ होता है, मार्केट डिमांड का मतलब कि जो मार्केट, पूरी मार्केट की जो डिमांड को लेकर अगर हम लोग बात करें, मतलब एक एक इंडिविजुअल को क्लब करके हमने पूरा मार्केट बना दिया, इस पूरे मार्केट की जो डिमांड हुई वो हमारी क्या होती है, मार्केट डिमांड होती है. तो हम लोग यहाँ से देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड, द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस अ सिंगल कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम. ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम कोई भी एक सिंगल कंज्यूमर किसी चीज़ को अगर ख़रीदना चाहता है एंड विलिंग है, विलिंगनेस उसके पास है, एज वेल एज उसके पास एबिलिटी है उस चीज़ को पे करके ख़रीदने की, कि वो वेरियस प्राइसेस पे वो चीज़ पे करके ख़रीद सकता है, कोई भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड. मार्केट डिमांड क्या होता है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस ऑल कंज्यूमर इन अ मार्केट आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम. टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि ढेर सारे यहाँ पे कंज्यूमर आ गए, तो जो भी मार्केट पर ढेर सारे जो कंज्यूमर है, हर एक एक इंडिविजुअल को मिला के क्लब करके जो हमने एक पूरा मार्केट ट्रेंड तैयार किया, वो पूरी मार्केट जो भी चीज़ डिमांड करेगी, जो भी चीज़ डिमांड करेगी, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड कर रही है, जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उसके पास विलिंगनेस है कि हम इसके लिए पे करेंगे, एज वेल एज उनकी एबिलिटी भी है कि वो पे कर सकते हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में. तो ये क्या होती है, मार्केट डिमांड. यहाँ बेसिक डिफरेंस आपका यही है कि इंडिविजुअल डिमांड में एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, एक सिंगल कंज्यूमर की बात होती है, और मार्केट डिमांड में हमारा पूरे मार्केट की बात होती है, मतलब सारे इंडिविजुअल्स की, एक एक सिंगल इंडिविजुअल लेके पूरा जो मार्केट हम लोग तैयार करते हैं ना, तो यहाँ पे पूरी मार्केट की बात होती है. तो ये हमारा फर्स्ट था. यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए इंडिविजुअल डिमांड कब जो होता है, मतलब एक इंडिविजुअल की डिमांड कब और पूरे मार्केट की डिमांड कब में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. अब देखिए इंडिविजुअल डिमांड कब कौन सा है हमारा, ये मैं आपको बता दूँ, जो हमारे राइट हैंड साइड पे जो बी कब है हमारा, वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कब है. यहाँ पे ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि हमारी जो
एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमने चॉकलेट के प्राइस दिए हैं और जो हमारी वाई एक्सिस है यहाँ पे हमने चॉकलेट की क्वांटिटी दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि जब हमारी चॉकलेट की प्राइस 3 थी तो हमारा क्वांटिटी क्या था 11 था, मतलब कि 3 रुपये जब हमारे चॉकलेट की दाम थी तो हम लोग 11 चॉकलेट खरीदते थे। अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुई 3 से होकर 5 हुआ, वैसे ही हमारी डिमांड क्या हो गई, वो कम हो गई, मतलब कि हमारी क्वांटिटी परचेज़ जो हम लोग कर रहे थे वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर डिमांड कम हो गई तो क्या हुआ, हम 5 रुपीज़ पे हम बस 7 चॉकलेट खरीदते हैं, जहाँ हम लोग 3 रुपीज़ पे 11 चॉकलेट खरीदते थे। तो जब हम लोग इसका कर्व बनाएँगे तो यहाँ पे आपने अगर ये देखें तो यहाँ पे मार्केट डिमांड का एक कर्व बना है। तो इससे हमें ये पता चला कि एक इंडिविजुअल ने एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की है चॉकलेट की, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल हुआ। वैसे ही अगर आप ए ग्राफ में देखें तो ए ग्राफ में आप ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने एक्स एक्सिस पे प्राइस ऑफ अ चॉकलेट दिखाया है एंड वाई एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ चॉकलेट मैंने दिखाया। तो यहाँ पर आप फर्स्ट चीज़ यहाँ पे देखिए कि 3 रुपीज़ पे डिमांड क्या है, 8 है, ठीक है। हाउस होल्ड 1 की मैं आपको बता रही हूँ कि 3 रुपीज़ पे हाउस होल्ड, ऐसे आप समझ लीजिए कि एक फर्स्ट इंडिविजुअल कस्टमर की हम बात कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल कस्टमर की हम लोग बात करें जो फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड कितनी है, 3 रुपीज़ पे। तो 3 रुपीज़ पे वो 8 चॉकलेट खरीदता है, ठीक है। अब जैसे ही चॉकलेट की प्राइस इंक्रीज़ हुई 3 से 5 हुआ तो आप देखिए इनकी डिमांड भी कम हो गई, मतलब 8 से 5 हो गई इनकी चॉकलेट की डिमांड। तो यहाँ पे 5 रुपीज़ की जब चॉकलेट हो गई तो ये बस 5 चॉकलेट खरीदे, मतलब हम फर्स्ट इंडिविजुअल कस्टमर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप दूसरा देखिए जहाँ पे हाउस होल्ड सेकेंड डिमांड लिखा है, हाउस होल्ड 2 की डिमांड जहाँ पे यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब प्राइस यहाँ पे 3 थी, ठीक है, तो इनकी डिमांड कितनी थी, 3, मतलब 3 रुपए की जब चॉकलेट थी तो ये बस 3 चॉकलेट खरीदते थे, ठीक है। एक दूसरे इंडिविजुअल कस्टमर की हम लोग ये बात कर रहे हैं। जब प्राइस 5 हुई, जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुई इनकी डिमांड और कम हो गई। इनकी डिमांड कितनी हो गई, 2 रुपये हो गई। जब 3 रुपीज़ पे हम लोग को चॉकलेट मिल रहा था तो 3 रुपये का चॉकलेट हम 3 खरीदते थे, ठीक है। और जब 5 हुई इनकी प्राइस तो 5 प्राइस होने के बाद हम लोग चॉकलेट बस 2 ही खरीदते हैं। तो आपने ये चीज़ देखा कि 2 इंडिविजुअल कंज्यूमर थे लेकिन दोनों की सेम प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं ना वो अलग-अलग है। फर्स्ट इंडिविजुअल कस्टमर की हम लोग अगर बात करें तो वो 3 रुपीज़ पे वो 8 खरीद रहे हैं चॉकलेट, और सेकंड इंडिविजुअल कस्टमर की अगर हम लोग बात करें तो वो 3 रुपीज़ पे कितने चॉकलेट, 3 चॉकलेट बस खरीद रहे हैं। उसी तरह अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट इंडिविजुअल कस्टमर जब जैसे प्राइस राइज़ हुई, जैसे प्राइस 5 हुई तो उन्होंने क्वांटिटी डिमांडेड अपनी कम करके 8 से 5 कर दिया, मतलब सिर्फ 5 खरीदते हैं। उसी तरह सेकंड इंडिविजुअल कस्टमर जो है, जैसे इनकी प्राइस राइज़ हुई, जैसे चॉकलेट की प्राइस राइज़ हुई तो वैसे ये 5 रुपीज़ पे बस 2 ही चॉकलेट खरीदते हैं। तो यहाँ पर मार्केट डिमांड में आपने ये चीज़ देखा कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेम प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड करते हैं। तो ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व होता है, जहाँ पे हम लोग अलग-अलग इंडिविजुअल्स को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि जो हमने मार्केट डिमांड कर्व जो हमने बनाया है ना, ये थोड़ी हमारी क्या है, स्लांट है, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा नीचे इसकी कर्व हमारी झुकी हुई है। और वहीं अगर आपने इंडिविजुअल अगर देखिए तो ये प्रॉपर कर्व शेप में है, ठीक है। जैसे हाफ सी आप कह लें, हाफ सी शेप में है ये। तो इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व में बेसिकली डिफरेंस यही है कि इंडिविजुअल डिमांड में हम लोग एक इंडिविजुअल की डिमांड को देखते हैं, एक सिंगल पर्सन की डिमांड को देखते हैं, और मार्केट डिमांड कर्व में हम लोग पूरे मार्केट की डिमांड को देखते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने आपको इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व एक्सप्लेन किया। अब सेकंड मैं अगर आपको बताऊं तो सेकंड हमारा क्या है, डेराइव्ड एंड डायरेक्ट डिमांड। डेराइव्ड डिमांड होता क्या है, देखिए, व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद द डिमांड फॉर अनदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डेराइव्ड डिमांड और इंड्यूस्ड डिमांड। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अगर किसी और प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर उस चीज़ की डिमांड किसी और प्रोडक्ट की डिमांड की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पर डिपेंड अगर करती है तो ये हमारी डिराइव डिमांड हो गई। अब डिराइव से आप मतलब समझ ही सकते हैं ना कि किसी चीज़ से डिराइव होकर वो निकल रही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि डिमांड फ्रॉम कॉटन यार्न इज़ डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर कॉटन क्लोथ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कॉटन क्लोथ की अगर डिमांड अगर इंक्रीज़ हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कॉटन यार्न की भी डिमांड इंक्रीज़ होगी। तो कॉटन यार्न की डिमांड इंक्रीज़ होना किस चीज़ पर डिपेंड हुई, कॉटन क्लोथ पे। कैसे, अगर मार्केट में कॉटन क्लोथ की अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है इसका मतलब ये कि मार्केट में कॉटन क्लोथ और भी ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन करके मार्केट में लानी पड़ेगी। तो कॉटन क्लोथ की अगर प्रोडक्शन करें तो कॉटन यार्न की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉटन क्लोथ की जैसे डिमांड इंक्रीज़ हुई वैसे ही कॉटन यार्न की भी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। तो डिराइव डिमांड उसे ही हम लोग बोलते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड की इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होना किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे हम लोग डिराइव डिमांड बोलते हैं। अब डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड वो डिमांड होता है जो इंडिपेंडेंट होता है,
ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे की प्राइस बढ़े, कम हो, ज़्यादा हो, कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी जो डिमांड है ना वो इंडिपेंडेंट है। कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको ये वाला एग्ज़ाम्पल दिया है डिराइव डिमांड में, कॉटन यार्न वाला। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि कॉटन यार्न की जो डिमांड है वो डिपेंड करती है कॉटन क्लॉथ पे। कॉटन क्लॉथ की अगर डिमांड कम हो जाएगी तो कॉटन यार्न की भी डिमांड कम हो जाएगी। कॉटन क्लॉथ की अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो कॉटन यार्न की भी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट डिमांड में अगर इसका एग्जांपल दूँ, कॉटन क्लॉथ को अगर आप देखिए तो ये ऑटोनॉमस डिमांड है, मतलब इसकी डिमांड किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करती है। कॉटन यार्न की डिपेंड करती है कॉटन क्लॉथ पे, बट कॉटन क्लॉथ की डिपेंड नहीं करती है किसी चीज़ पे। तो यहाँ पे ये लिखा है व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज़ इंडिपेंडेंट, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अगर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ऑफ द डिमांड फॉर अनदर प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड और ऑटोनॉमस डिमांड। ठीक है, डायरेक्ट डिमांड को आप ये भी याद रखिएगा ऑटोनॉमस डिमांड भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट डिमांड और ऑटोनॉमस दोनों चीज़ यूज़ करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डिमांड में आपको यही चीज़ बताया कि डायरेक्ट डिमांड किसी और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पर डिपेंड नहीं करती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। तो ये सेकंड था। अब मैं आपको थर्ड समझाऊँ तो यहाँ पे इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड है। अब बेसिकली इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड होती क्या है? अब जैसे इंडस्ट्री और फर्म एक चीज़ नहीं होती है। देखिए इंडस्ट्री क्या होती है ना, ये बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, वाइडर है ये, ब्रॉडर है ये। इंडस्ट्री के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे-छोटे फर्म्स आते हैं। तो जो छोटे-छोटे फर्म्स होते हैं ना वो हमारे इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो अगर हम लोग इंडस्ट्री डिमांड अगर देखें तो पूरे इंडस्ट्री में मतलब एक इंडस्ट्री में मान लीजिए 10 फर्म्स हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग इंडस्ट्री डिमांड की यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि उस 10 फर्म में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिमांड कितना है, क्या है उसका डिमांड। तो इंडस्ट्री डिमांड क्या होता है, ये इट इज़ अ टोटल एग्रीगेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री विच इंक्लूड, देखिए होता क्या है कि टोटल एग्रीगेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में टोटल एग्रीगेट डिमांड जो भी क्रिएट हो रही है। अब जैसे कि मैं अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप ये चीज़ देखें तो अगर हम लोग ये कहें कि पूरे इंडस्ट्री में कितने ऑटोमोबाइल सेल हुए, पूरे इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, किसी स्पेसिफिक कंपनी की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की, वो कार हो, बाइक हो, पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें। तो इंडस्ट्री डिमांड बेसिकली होता क्या है, टोटल एग्रीगेट डिमांड जो होता है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, और इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स आती हैं, सिंगल सिंगल फर्म्स आती है और सिंगल सिंगल फर्म्स को मिलाकर एक इंडस्ट्री बनती है। तो इंडस्ट्री डिमांड क्या होती है, टोटल एग्रीगेट डिमांड होती है जो एक इंडस्ट्री की, उसको हम लोग इंडस्ट्री डिमांड बोलते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अब बहुत सारी गाड़ियाँ बनती हैं, बहुत सारी कंपनी की गाड़ियाँ बनती है। तो उस पूरी गाड़ियों की मार्केट में क्या डिमांड है, कितनी डिमांड की जा रही है, या फिर गाड़ियों की पार्ट्स की कितनी डिमांड की जा रही है, ये हमारा इंडस्ट्री डिमांड हो गया। अब जिस भी चीज़ का इंडस्ट्री हो, ज़रूरी नहीं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, यहाँ पे मैंने बस एग्जांपल दिया है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे एक कंपनी डिमांड अगर देखें तो कंपनी डिमांड इज़ अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विच इज़ पर्टिकुलर टू द कंपनी एंड इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, कंपनी डिमांड क्या होता है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विच इज़ अ पर्टिकुलर टू द कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसकी कितनी डिमांड, उसकी क्या डिमांड है, यहाँ पे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी डिमांड कैन बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री डिमांड। क्यों ऐसा लिखा गया है कि कंपनी डिमांड, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री डिमांड का कुछ परसेंटेज है। देखिए बड़ी सी इंडस्ट्री में छोटे छोटे फर्म्स हैं, उन छोटे छोटे फर्म्स को मिलाकर एक इंडस्ट्री बन रही है। यहाँ पे हम अगर सिंगल फर्म की अगर डिमांड की बात करें, बस सिंगल फर्म की, इंडस्ट्री की नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक इंडस्ट्री के अंदर 10 फर्म हैं और यहाँ पे सिंगल फर्म की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 1/10 हो गया, मतलब 10 में से हम एक फर्म की बस बात कर रहे हैं। इसी वजह से ये इसको बोला जा रहा है कि कंपनी डिमांड क्या होता है, कैन बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री डिमांड, की इंडस्ट्री डिमांड की कुछ परसेंटेज की यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉफ़ी का अगर एग्जांपल हो तो कॉफ़ी की भी 2 कंपनीज़ की आ रही है, जैसे एक ब्रू की आती है, एक नेस्कैफ़े की आती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि नेस्कैफ़े की डिमांड कितनी है, नेस्कैफ़े की कॉफ़ी की डिमांड कितनी है, तो यहाँ पे मैं ऑल ओवर आपको नहीं पूछ रही हूँ कि पूरी दुनिया में कॉफ़ी की हर कंपनी की कितनी डिमांड, नहीं, मैं ब्रू की नहीं पूछ, मैंने सिंगल यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि हमें बस नेस्कैफ़े की कॉफ़ी की डिमांड कितनी है, बस मुझे ये जानना है बस। इसके सिवा जितने भी अगर आते हैं कॉफ़ी के ब्रांड, जो भी ब्रांड्स आते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मतलब है कि नेस्कैफ़े की डिमांड कितनी है, बस इतना। तो कंपनी डिमांड क्या होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी की हम लोग बात करते हैं, और इंडस्ट्री डिमांड क्या होता है, पूरी इंडस्ट्री की, मतलब ढेर सारे फर्म्स को मिला करके जो एक इंडस्ट्री बन रही है, हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया कि डिमांड फॉर एमआरएफ कंपनी टायर। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी का नाम मैंने स्पेसिफाई कर दिया, एमआरएफ कंपनी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एमआरएफ कंपनी की के टायर की डिमांड कितनी है, एक स्पेसिफिक कंपनी मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ये क्या हुई, हमारी कंपनी डिमांड हो गई। अब इसके बाद अगर हम लोग ये देखें तो फोर्थ हमारा है प्राइस डिमांड।
प्राइस डिमांड बेसिकली होता क्या है? द प्राइस डिमांड मीन्स द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। अब प्राइस डिमांड होता क्या है? प्राइस डिमांड का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कमोडिटी का वो हिस्सा जो एक पर्सन खरीदना चाहता है एक स्पेसिफिक गिवन प्राइस पे, एक स्पेसिफिक प्राइस पे और एक गिवन, या फिर गिवन प्राइस हम लोग कह सकते हैं उसको। एक गिवन प्राइस पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी डिमांड हो रही है, पर्सन कितना विलिंग है उस चीज़ को उस प्राइस पे खरीदने के लिए। समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है जो हमारा 10 रुपये का है, ठीक है? अब 10 रुपये का मान लीजिए कोई बिस्किट है, समझ लीजिए। अब 10 रुपये पे बहुत सारे कस्टमर आए, उन्होंने 10 रुपये की बिस्किट देखी और कही कि हाँ, मैं 10 रुपये की बिस्किट ले लूँगा। उसमें कुछ ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये बिस्किट 5 रुपये में मिलती है कहीं और, तो मैं 5 रुपये में ही इसको लूँगा। तो प्राइस डिमांड यही बताता है हमें कि द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। कितनी अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कितना कमोडिटी एक पर्सन विलिंग होता है, चाहता है खरीदना एक गिवन प्राइस पे। ठीक है? कमोडिटी की जो भी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, जैसे 10 रुपये की बिस्किट है, मैंने कहा मुझे 5 बिस्किट दे दीजिए, तो इसकी प्राइस 50 हो गई। अब मैं 50 बिस्किट 10 रुपये वाली खरीदने की मेरे अंदर एबिलिटी भी थी और मैं उसके लिए पे करने के लिए विलिंग भी थी, विलिंगनेस भी थी मेरे अंदर कि मैं उसको पे करके खरीद लूँगी। तो ये क्या हुआ कि ये कहा जाएगा कि 10 रुपये की जो मुझे बिस्किट मिल रही है, यहाँ पे जो मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो कंप्लीट है। मुझे मिल गया अच्छे से सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट की थी कि मुझे इस कंपनी की बिस्किट 10 रुपये की ही मिलेगी। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ बताया गया कि द प्राइस डिमांड मीन्स द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। एक गिवन प्राइस पे पर्सन विलिंग है कि नहीं उस कमोडिटी को खरीदने के लिए, और कितना खरीदने के लिए वो तैयार है। इसीलिए अगर आप ये चीज़ देखिए, अगर मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बताऊंगी कि डिमांड एंड प्राइस जो होता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आप ये चीज़ देखिए, किसी भी चीज़ की जब किसी भी प्रोडक्ट की जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक? और जब उसकी प्राइस क्या होती है, कम होती है, तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि प्राइस एंड डिमांड में जो रिलेशनशिप होता है ना, वो इनवर्सली रिलेशनशिप होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। फिफ्थ है हमारा इनकम डिमांड। अब इनकम डिमांड से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अब जाहिर सी बात है कि जिस भी पर्सन की इनकम बढ़ती जाएगी, उसकी विलिंगनेस भी बढ़ती जाएगी महंगी चीज़ों को खरीदने के लिए, या फिर चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने के लिए, ठीक है? अब जिसकी इनकम बढ़ेगी उसकी विलिंगनेस बढ़ेगी, उसकी एबिलिटी बढ़ेगी। अब जिसकी इनकम कम होगी उसकी विलिंगनेस भी कम होगी, उसकी एबिलिटी भी कम होगी। तो यहाँ पे ये लिखा है, द इनकम डिमांड रिफर टू द विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू बाय अ सर्टेन क्वांटिटी एट अ गिवन इनकम लेवल। ठीक, एक गिवन इनकम लेवल पे उसकी क्या विलिंगनेस है, क्या वो चाहता है कि नहीं उस कमोडिटी को खरीदना। यहाँ पे एक स्पेसिफिक बता दिया गया है कि गिवन इनकम लेवल पे, जो इनकम लेवल पहले से दी हुई, जो इनकम आपकी पहले से है, ठीक है? एक कस्टमर जो हमारा है वो एक गिवन इनकम लेवल पे सर्टेन क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है। एक गिवन इनकम लेवल पहले से बता दिया गया है कि हाँ, इनकम लेवल उसकी यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, कर दी गई है। जो भी गिवन इनकम लेवल हमारा जो दिया गया है, उस इनकम लेवल पे एक पर्सन कितना विलिंग है एक सर्टेन कमोडिटी को खरीदने के लिए, और किस क्वांटिटी में वो खरीदने के लिए विलिंग है, ठीक है? तो ये होता है हमारा इनकम डिमांड। क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी की भी इनकम अगर इंक्रीज़ होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, ठीक है? वो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें खरीदेगा, ज़्यादा ब्रांडेड, ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारी इनकम होती है ना, वो डिमांड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे? जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आज आप 10,000 कमा रहे थे, तो आप 100 रुपीज़ की चीज़ें खरीदें। कल आप 20,000 कमा रहे हैं तो हो सकता है 200 की चीज़ें खरीदें। अगर आप 30,000 अगर कमा रहे हैं तो आप 300 की चीज़ें खरीदें। तो इससे क्या होगा, जैसे-जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे-वैसे आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। जैसे देखिए, प्राइस डिमांड में बेसिकली ये बताते हैं कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे एक कस्टमर कितना खरीदना चाहता है, कितना विलिंगनेस है उस चीज़ के खरीदने के लिए, आज वाले से कितनी एबिलिटी है उसको पे करके वो खरीदें। इनकम डिमांड हमें ये चीज़ बताता है कि एक गिवन इनकम लेवल पे कोई भी पर्सन कितना विलिंग है एक उस चीज़ को, एक सर्टेन कमोडिटी को खरीदने के लिए, और किस क्वांटिटी में वो एक स्पेसिफिक इनकम लेवल पे खरीदना चाहता है। ये हमारा इनकम लेवल होता है। लेकिन आप अपने एग्ज़ाम में इस पूरे चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा कि जाहिर सी बात है कि किसी भी पर्सन की अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो वो खरीदेगा ही। किसी भी पर्सन की अगर इनकम डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। ये चीज़ पूरे अच्छे से आप लोग एलैबोरेट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बेसिक एकदम की पॉइंट यहाँ पे दिया है। लेकिन अगर आप अपने एग्जाम में इस पूरे को स्टार्टिंग से अगर आप पूरा कवर करते आएंगे ना, जैसे प्राइस डिमांड में आप ये चीज़ कवर करिए कि प्राइस और किसी भी चीज़ की प्राइस और किसी भी चीज़ की डिमांड के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। उसके बाद ये जो पूरा पॉइंट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, इसको दिखाइए कि कैसे वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे दिखाएंगे? जब प्राइस इंक्रीज़ होगी, इसके ग्राफ्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंडिविजुअल डिमांड का वाला ग्राफ बताया ना, वो आप इसमें बना सकते हैं कि जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज़ हुई तो आपकी डिमांड कम हो जाए, डिमांड आपकी प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो आपकी डिमांड बढ़ जाए। तो ये ग्राफ बना के ये अच्छे से आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट में आप उनको ये चीज़ प्राइस डिमांड की मीनिंग आप अच्छे से समझा सकते हैं कि प्राइस डिमांड की मतलब क्या होता है। 6 हमारा क्रॉस डिमांड है। क्रॉस डिमांड होता क्या है? क्रॉस डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द
क्रॉस डिमांड। देखिए किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो डिपेंड करती है उसके रिलेटेड प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर और उनके डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि मैं आपको भी बताऊँ क्रॉस डिमांड में होता क्या है। देखिए क्रॉस डिमांड में रिलेटेड गुड्स तो आपने पढ़ा ही होगा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको रिलेटेड गुड्स की मीनिंग समझाई थी। सब्स्टिट्यूट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की दोनों की मीनिंग मैंने आपको समझाई थी। अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स उन गुड्स को बोला जाता है जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं, जगह पे मतलब एक दूसरे को रिप्लेस कर दें। जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, टी की प्राइस अगर मान लीजिए इंक्रीज़ होती है तो टी की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। अब टी की प्राइस जैसे इंक्रीज़ हुई वैसे टी की डिमांड ख़त्म, तो क्या होगी, जो हमारा कॉफ़ी जो टी का हमारा सब्स्टिट्यूट है इसकी डिमांड तुरंत इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टी की प्राइस बढ़ चुकी है, तो अब लोग टी नहीं पिएंगे, अब लोग स्विच कर जाएंगे कॉफ़ी पे। तो जाहिर सी बात है जब सब लोग स्विच कर गए कॉफ़ी पे तो अचानक से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जाता है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड प्रोडक्ट। टी की जो डिमांड है वो डिपेंड किस, जैसे कॉफ़ी की जो डिमांड है वो किस चीज़ पर डिपेंड किया, टी की प्राइस पर डिपेंड किया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो दोनों गुड्स है हमारे टी एंड कॉफ़ी, ये आपस में क्या रिलेटेड है कि भाई मेरी प्राइस बढ़ेगी तो मेरी डिमांड खत्म हो जाएगी और तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उन गुड्स को बोला जाता है जो गुड्स साथ में यूज़ किए जाते हैं, ठीक। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए हमारी बाइक है, बाइक की डिमांड बढ़ गई अचानक से, तो जाहिर सी बात है कि हमारी पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ जाएगी। अब भाई बाइक चलाने के लिए पेट्रोल तो चाहिए ही होगा, है कि नहीं। बाइक की जैसे डिमांड बढ़ी हमारी पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ जाएगी। सपोज़ अगर ये चीज़ मान लीजिए कि बाइक की प्राइस जो एक एक्सपेक्टेड थी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ हमें ये वाली बाइक इस कंपनी की बाइक इतने की मिल जाएगी, उससे वो बहुत महंगी हो गई, प्राइस इंक्रीज़ हो गई बाइक की। तो बाइक की जैसे भी प्राइस इंक्रीज़ होगी उससे क्या होगा हमारा, उससे उस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। अब इस चीज़ की जब डिमांड कम हो जाएगी और जब बाइक लोग खरीदेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल की भी तो डिमांड कम हो जाएगी ना, पेट्रोल की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि बाइक की जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुई पेट्रोल की डिमांड कम हो गई, तो ये हमारा क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हुआ जिसको हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं। और जो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होता है ना, कि एक दूसरे की जगह पे जिसको हम लोग यूज़ करते हैं उसको लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। तो क्रॉस डिमांड का मतलब ही होता है, क्रॉस से आप ये चीज़ समझ लीजिए कि क्रॉस का मतलब क्या हुआ, जब एक लकड़ी के ऊपर हम लोग दूसरी लकड़ी रखते हैं तो वो हमारा क्रॉस होता है। तो यहाँ पे क्रॉस सिंबल भी बनाने के लिए आपको 2 लकड़ियों को सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि एक प्रोडक्ट की डिमांड को अगर हमें देखना है ना तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उसका जो सब्स्टिट्यूट है या फिर उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी गुड्स की प्राइस क्या हो रही है, ऊपर हो रही है नीचे हो रही है, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा, समझे ना। इसलिए दोनों क्या होते हैं आपस में इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात होती है। 7th हम देखें तो हमारा कॉम्पोजिट डिमांड है। तो कॉम्पोजिट डिमांड इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब व्हेन अ प्रोडक्ट और सर्विस हैज़ मल्टीपल यूजेस एंड एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट कैन लीड टू अ डिक्रीज इन सप्लाई फॉर अदर। यहाँ पे देखिए कॉम्पोजिट डिमांड क्या होता है। कॉम्पोजिट डिमांड में क्या होता है, किसी एक चीज़ की बहुत सारी यूजेस हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक सिंगल चीज़ की बहुत सारी यूजेस, जैसे मान लीजिए मिल्क, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया। मिल्क से हमने दही बनाते हैं, हम चीज़ बनाते हैं, हम बटर बनाते हैं, मिल्क से हम लोग क्रीम निकालते हैं, ठीक है। ये सारे मिल्क की क्या होती है, बहुत सारे यूजेस होते हैं मिल्क के। तो अगर सपोज़ मान लीजिए कि मिल्क इन द फॉर्म ऑफ ए चीज़ अगर इंक्रीज़ हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ के फॉर्म में लोग उसको ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए बटर के फॉर्म में उसको ज़्यादा लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इंक्रीज़ होगी किसकी डिमांड, चीज़ की डिमांड जैसे इंक्रीज़ होगी तो दूसरे जो प्रोडक्ट है ना, योगर्ट है, बटर है, क्रीम है, इनकी जो सप्लाई है, इनकी सप्लाई क्या हो जाएगी, तुरंत कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट में चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो सारे मिल्क का यूज़ किस चीज़ में किया जाएगा, चीज़ के प्रोडक्शन में किया जाएगा। अब चीज़ का जब प्रोडक्शन हम लोग करेंगे तो हम योगर्ट तो नहीं कर पाएंगे ना, हम बटर तो नहीं कर पाएंगे, क्रीम तो नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्पोजिट डिमांड बेसिकली होता क्या, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है व्हेन अ प्रोडक्ट और सर्विस हैज़ मल्टीपल यूजेस। जब किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विस की मल्टीपल यूजेस होते हैं तो उनकी एक जो प्रोडक्ट होता है ना हमारा, एक जो होता है प्रोडक्ट, उस चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से उसके साथ और जो होते हैं ना जो चीज़ें, जैसे कि मिल्क से हम चीज़ बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, बटर बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं। अगर यहाँ पे मिल्क की डिमांड अगर इंक्रीज़ हो गई तो मिल्क से बनने वाली जो चीज़ें हैं ना उनकी जो सप्लाई होगी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी अपने आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों का डिमांड है कि हमें मिल्क इन द मिल्क फॉर्म में ही चाहिए, हमें ना बटर चाहिए, ना चीज़ चाहिए, ना योगर्ट चाहिए, ना क्रीम चाहिए। इसी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो अदर प्रोडक्ट्स हमारे हुए ना, जो चीज़ हुए, जो योगर्ट हुए, जो मिल्क से बनते हैं, उनकी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। तो ये हमारा कॉम्पोजिट डिमांड होता है, जहाँ पे एक प्रोडक्ट की या फिर एक सर्विस की मल्टीपल यूजेस होते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने वाइट से हाईलाइट किया है ना, तो ये सब की पॉइंट्स हैं। आप इससे इस सब चीज़ों को याद रख सकते हैं कि आप अगर बेसिक मीनिंग भी याद रखते हैं ना किसी चीज़ की, क्रॉस डिमांड क्या है, क्रॉस डिमांड में आपने रिलेटेड प्रोडक्ट पढ़े थे, आप अपने एग्जाम में रिलेटेड गुड्स को उसको
एक्सप्लेन कर दो, सब्स्टिट्यूट गुड एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड को एक्सप्लेन कर दो कि कैसे वो दोनों गुड की प्राइस एंड डिमांड एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। यहाँ पर जैसे कि आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे हमने मल्टीपल यूजेस की बात की थी कि एक सिंगल प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज है उसकी मल्टीपल यूजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्पोजिट डिमांड होगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे वाइट से हाईलाइट करके आपको सब चीज़ें दी हैं सो डैट आपके माइंड में ये चीज़ फिट हो जाए। अब हम लोग 8th अगर देखें तो जॉइंट डिमांड है हमारा। जॉइंट डिमांड को आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट से भी समझ सकते हैं। जॉइंट डिमांड समझ रहे हैं, जॉइंट का मतलब क्या, जुड़ा हुआ, मतलब जहाँ पे दो चीज़ों की डिमांड आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे दो चीज़ जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं। Joint demand is a demand for complementary product or services that are often purchased together or work together to provide a benefit. Joint demand वो डिमांड होता है जहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है हमारी, जो भी प्रोडक्ट होती है या फिर जो भी सर्विसेज होती हैं, उसको हम लोग एक साथ खरीदते हैं। उसका एक साथ खरीदते हैं क्यों, उसका एक साथ यूज़ करने के लिए और उससे जो भी बेनिफिट मिल रहा है उस बेनिफिट को ग्रैब करने के लिए उसको हम लोग एक साथ खरीदेंगे और उसको एक साथ ही वो काम करेंगे, वो काम भी एक ही साथ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है पेन एंड इंक का, तो ये जॉइंट डिमांड कैसे हुआ, विदाउट इंक पेन आपके किसी काम का नहीं है, और अगर आपको इंक की बॉटल दे दी जाए तो क्या आप इंक की बॉटल से लिख लेंगे, नहीं, आप उसको पेन में डालेंगे तभी तो आप लिख पाएंगे ना। तो इनकी जो डिमांड है ना कि आपको पेन के साथ इंक चाहिए और इंक के साथ पेन चाहिए ही चाहिए, ये जॉइंट डिमांड है। एक तरीके से आप ये चीज़ भी कह सकते हैं कि जॉइंट डिमांड क्या होते हैं, ये एक तरीके से दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दोनों चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। इसलिए इसको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लाया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का एग्जांपल दे सकते हैं, एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड की अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। तो जॉइंट डिमांड का मतलब क्या हुआ, वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनका यूज़ एक साथ किया जाता है और उनका बेनिफिट भी तभी हम लोग ग्रैब कर सकते हैं जब वो एक साथ उसका यूज़ करें तब। यहाँ पे 9th अगर आप देखें तो शॉर्ट रन है एंड लॉन्ग रन डिमांड है। अगर हम लोग देखें शॉर्ट रन डिमांड में होता है क्या, तो शॉर्ट रन डिमांड इज द एग्जिस्टिंग डिमांड एंड इट्स इमीडिएट रिएक्शन टू प्राइस एंड इनकम चेंज व्हेन सम फैक्टर आर फिक्स। अब देखिए शॉर्ट रन में अगर देखिए तो यहाँ पे कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं। शॉर्ट रन में आप लोग बस दो ही फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, जो एक होता है हमारा रॉ मटेरियल होता है और दूसरा हमारे होते हैं लेबर। बस इन्हीं को आप चेंज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बाकी जो भी फैक्टर्स होते हैं वो क्या रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज आप नहीं कर सकते हैं शॉर्ट रन में। इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि शॉर्ट रन डिमांड इज द एग्जिस्टिंग डिमांड एंड इट्स इमीडिएट रिएक्शन टू प्राइस और इनकम चेंज। जैसे प्राइस और इनकम चेंज हुई, शॉर्ट रन में क्या चेंज हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ लेबर एंड रॉ मटेरियल। अब लेबर और रॉ मटेरियल की जैसे प्राइस या इनकम चेंज हुई वैसे इस पर फ़र्क पड़ेगा, शॉर्ट रन पे क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इनका प्राइस एंड इनकम के चेंज होने की वजह से यहाँ पे इमीडिएट रिएक्शन होता है। इन द शॉर्ट रन फर्म आर लिमिटेड बाय देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। शॉर्ट रन में जो फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो एक लिमिटेड होती है। कैसे लिमिटेड होती है, शॉर्ट रन में आप ज़्यादा फैक्टर्स को आप चेंज कर ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि जो आपके पास फैक्टर्स है या फिर जो भी आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स शॉर्ट रन में क्या है, बस आपके लेबर है एंड रॉ मटेरियल है। आप लेबर एंड रॉ मटेरियल को इंक्रीज या डिक्रीज़ करके जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं बस वही आपकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, ठीक है। इन द शॉर्ट रन क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर ऑफन रिलेटिवली स्लो टू रिएक्ट टू चेंज इन प्राइस। शॉर्ट रन में प्राइस के चेंज वगैरह होने का क्वांटिटी सप्लाई या क्वांटिटी डिमांड पे कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। कम समय में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट रन में अगर प्राइस चेंज हो रही है चाहे बढ़ रही है, इसका असर लॉन्ग रन में ज़्यादा पड़ता है। अगर आप इन्फ्लेशन भी देखें, कभी महंगाई अगर थोड़े समय के लिए आती है तो ऐसा नहीं होता कि लोग उस चीज़ को एकदम से ख़रीदना बंद कर देते हैं। थोड़े समय तक तो लोग भी अपने आप को एडजस्ट करके उस चीज़ को खरीद के अपने काम चला लेते हैं। बट ये इफेक्ट कहाँ करता है, जब ये केस लॉन्ग रन में जब होता है तब। तो शॉर्ट रन डिमांड का मतलब यही होता है कि शॉर्ट रन में डिमांड का क्या असर पड़ रहा है। जैसे कि कोई फैक्ट्री अगर कंस्ट्रक्शन कर रही है तो वहाँ पे उनको लेबर की ज़रूरत है, ठीक। तो लेबर क्या करेंगे, लेबर को चेंज किया जा सकता है, लेबर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं और लेबर को हायर करके अपने काम में लगा सकते हैं। ये शॉर्ट रन में ये चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्ग रन डिमांड की बात करें तो लॉन्ग रन डिमांड इज़ अ डिमांड दैट विल एग्जिस्ट आफ्टर इनफ टाइम फॉर फुल मार्केट एडजस्टमेंट टू न्यू प्राइसिंग और प्रोडक्ट। ये चीज़ समझ सकते हैं कि लॉन्ग रन में क्या होता है, ये लंबा समय होता है। अब लंबे समय में किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस चेंज हो रही है या फिर जाहिर सी बात है कि लॉन्ग रन में प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या होती है, चेंज होती रहती हैं। अब प्राइसेस प्रोडक्ट की अगर लॉन्ग रन में चेंज होती है तो उनका कहीं ना कहीं डिमांड में भी फ़र्क पड़ता है, डिमांड में भी फ़र्क पड़ेगा ही। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि लॉन्ग रन डिमांड इज़ द डिमांड दैट विल एग्जिस्ट आफ्टर इनफ टाइम फॉर फुल मार्केट एडजस्टमेंट। लॉन्ग रन में क्या होता है, ये एक तो लंबे समय के लिए होता है और जहाँ पे पूरे मार्केट में इसकी एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है, पूरे मार्केट पे इसका असर पड़ जाता है क्योंकि एक लंबे समय तक के लिए होता है। टू न्यू प्राइसिंग और प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर दिए गए या फिर प्रोडक्ट की नई प्राइसिंग कर दी गई। जो प्रोडक्ट हमें 10 रुपये का मिलता था लॉन्ग रन में कि बहुत समय के लिए क्या हो गया, उसका दाम 15 रुपये कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों कुछ समय बाद मैंने भी अफोर्ड किया कि चलो 15 रुपये में मैं खरीद लेती हूँ, कुछ दिन बाद इसका दाम तो कम हो ही जाएगा। अब पता चला कि वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वो वैसे ही उसकी प्राइस रही। तो अब जिसकी हैसियत होगी वो खरीदेगा, जो अफोर्ड कर पाएगा खरीदेगा, जो नहीं अफोर्ड कर पाएगा नहीं खरीदेगा।
इन द लॉन्ग रन फर्म्स कैन एंटर और लीव द मार्केट। देखिए लॉन्ग रन में क्या होता है कि फर्म जो इंडस्ट्री में जो छोटे छोटे फर्म्स होते हैं ना, वो आ भी सकती हैं, जा भी सकती है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में इतना एंटर और एग्जिट करना आसान नहीं होता और नहीं हो सकता शॉर्ट रन में, यही लॉन्ग रन में हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में बताएं, इफ डिमांड फॉर ब्रेड इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ ब्रेड में राइज इन द शॉर्ट रन। इफ डिमांड फॉर ब्रेड इंक्रीज, अगर ब्रेड की डिमांड अगर इंक्रीज हो जा रही है तो द प्राइस ऑफ अ ब्रेड में राइज इन द शॉर्ट रन। अगर ब्रेड की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जा रही है तो शॉर्ट रन मतलब थोड़े समय के लिए क्या किया जाएगा, ब्रेड की होर्डिंग कर दी गई। अब होर्डिंग करते ही क्या होगी, ब्रेड की प्राइस क्या होगी, द प्राइस ऑफ ब्रेड में राइज इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या किया जाएगा, प्राइस ब्रेड की बढ़ा दी जाएगी। समझे आप चीज़। जैसे कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, अचानक से इसकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब सप्लाई तो उतनी है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट रन में उस प्रोडक्ट की प्राइस को ही बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देंगे तो भाई जिसकी कैपेबिलिटी होगी वही खरीद पाएगा और जिसकी कैपेबिलिटी नहीं होगी वो नहीं खरीद पाएगा। और लॉन्ग रन में इसका क्या असर होगा, लॉन्ग रन में इसका असर ये होगा कि ब्रेड की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ब्रेड की सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाएगा, ना कि उसकी प्राइस को बढ़ाया जाएगा। जल्दी से क्या किया जा सकता है, प्राइस को इंक्रीज़ किया जा सकता है, इसीलिए शॉर्ट रन में तुरंत से प्राइस को बढ़ा दिया गया कि भाई मार्केट में उतनी सप्लाई तो है नहीं ब्रेड की, इसलिए प्राइस को ही बढ़ा दो। जिसकी कैपेबिलिटी होगी वो खरीदेगा, जिसकी नहीं होगी, जो नहीं पे कर पाएगा नहीं खरीदेगा, सीधी बात यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हाउएवर इन द लॉन्ग रन सप्लाई इंक्रीजेस विल लीड टू अ फॉल इन प्राइस एंड एन इंक्रीज इन क्वांटिटी। शॉर्ट रन में हमने ब्रेड की प्राइस बढ़ा दी और लॉन्ग रन में हमने ब्रेड की सप्लाई बढ़ा दी। जैसे ब्रेड की सप्लाई बढ़ेगी, जैसे मार्केट में सप्लाई इंक्रीज़ हुई, तुरंत उस चीज़ की प्राइस क्या होगी, गिर जाएगी। ठीक है, और जैसे उसकी प्राइस गिरेगी तुरंत उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाएगी। आप इस चीज़ को समझिए। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, मैं आपको बता दूँ, डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिक इन लॉन्ग रन। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, लॉन्ग रन में इलास्टिक होते हैं। कैसे इलास्टिक होते हैं, लॉन्ग रन में डिमांड और सप्लाई का बहुत असर पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ गई तो लॉन्ग रन में उस चीज़ की सप्लाई को बढ़ा के उस चीज़ को मैनेज किया जाएगा, ना कि उसकी प्राइस को बढ़ा के। शॉर्ट रन में अगर देखा जाए तो उसकी प्राइस को बढ़ाया जाएगा। इसीलिए लॉन्ग रन में डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब आप समझते हैं, इलास्टिक आप इलास्टिक पैंट में लगाने वाले इलास्टिक समझते हैं, कैसे वो आराम से उसको स्ट्रेच कर सकते हैं और जैसे आप उसको छोड़ेंगे वो तुरंत छोटा हो जाएगा। तो मतलब उसको ईजिली घटा या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये चीज़ कहा गया कि लॉन्ग रन में डिमांड एंड सप्लाई बहुत ईजिली घट बढ़ सकती है, उसका असर पड़ सकता है बहुत अच्छे से। इलास्टिक और इन इलास्टिक के दोनों ऑपोजिट होते हैं। इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई लॉन्ग रन में यहाँ पे इलास्टिक है, मतलब ये फटाफट चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का बेसिकली मतलब ये चीज़ है कि शॉर्ट रन में अगर आप ये चीज़ देख के, मैंने आपको बताया कि कुछ ही ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और शॉर्ट रन में अगर डिमांड अगर चेंज हो रही है, फिर क्वांटिटी अगर जो भी सप्लाई की जा रही है, शॉर्ट रन में बहुत ज़्यादा चेंजेस की ही नहीं जा सकती है, नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्वांटिटी की जो भी सप्लाई की जा रही है, फिर जो भी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, इनका प्राइस अगर चेंज होता है ना तो बहुत कम असर पड़ेगा इसकी सप्लाई या डिमांड पे। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर चेंज की जा रही है ना तो शॉर्ट रन में उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई पे बहुत कम असर पड़ता है शॉर्ट रन में। और लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में आप सारे फैक्टर पूरे खुले हुए हैं, किसी भी फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसका पूरा पूरा असर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि प्राइस अगर आपने बढ़ा दी तो जाहिर सी बात है कि डिमांड कम हो जाएगी उस चीज़ की। आप अच्छे खासे लेबर को ला सकते हो, आप मशीनरीज ना इंस्टॉल कर सकते हो, जितने भी फैक्टर्स आपके हैं ना, हर फैक्टर में आप चेंजेस कर सकते हो लॉन्ग रन में। अब लॉन्ग रन की बात है तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग रन में कुछ चेंजेस होंगे तो जाहिर सी बात है कि डिमांड एंड सप्लाई में भी चेंजेस आ जाएंगे। प्राइस में चेंजेस आपने कर दिए तो डिमांड एंड सप्लाई में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिमांड कवर कराया। बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 9 कवर कराया, हाँ 9 कवर कराया है। इंडिविजुअल डिमांड एक सिंगल पर्सन की डिमांड की बात कर रहे हैं। मार्केट डिमांड में क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरे मार्केट की डिमांड की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब कि एक एक इंडिविजुअल को मिलाकर जो एक पूरा मार्केट बना उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। डिराइव डिमांड क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो हमारी डिराइव हो गई। डायरेक्ट क्या हो गया, जो इंडिपेंडेंट है, हमें कोई मतलब नहीं कि दूसरे वाले प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है घट रही है, कोई मतलब नहीं उससे। इंडस्ट्री डिमांड क्या हो गया, सारी फॉर्म को मिला के जो इंडस्ट्री बनी, उस एक इंडस्ट्री की जो डिमांड हुई वो इंडस्ट्री में चलेगी। कंपनी एक सेपरेट एक सिंगल कंपनी की एक सिंगल फर्म की यहाँ पे हमने बात की। प्राइस डिमांड क्या, प्राइस के घटने या बढ़ने की वजह से कौन से कस्टमर कितना वो प्रोडक्ट खरीद पाते हैं और क्या उनकी विलिंगनेस और कितनी उनकी कैपेबिलिटी है, किस क्वांटिटी में वो खरीद पा रहे हैं, प्राइस अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो। यहाँ पे हमने इसकी बात की। इनकम में हमने ये बात किया कि एक गिवन लेवल ऑफ इनकम, कोई भी पर्सन, जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 10,000 रुपये है, तो मेरी 10,000 रुपये पर मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कितना डिमांड करती हूँ, ये इनकम डिमांड में आ गया। क्रॉस डिमांड में हम लोग रिलेटेड प्रोडक्ट की बात करते हैं। रिलेटेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। कॉम्पोजिट डिमांड क्या होता है, कॉम्पोजिट डिमांड जहाँ पे
किसी एक सिंगल प्रोडक्ट की बहुत सारे यूजेस हो। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ-कहाँ आप लोग यूज़ करते हो? बहुत जगह यूज़ होते हैं। आप फ्रिज चलाते हैं, एक्वेरियम चलाते हैं, आपके कूलर चलता है, आपका एसी चलता है, ये सब चीज़ें। कंपोजिट डिमांड में मैंने आपको मिल्क का एग्ज़ाम्पल दिया। मिल्क के कितने सारे यूजेस है, चीज़ बनाया, बटर बनाया, योगर्ट बनाया, क्रीम बनाया, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे सिंगल चीज़ की अगर डिमांड बढ़ गई, मैं चाहती हूँ या मार्केट में डिमांड हो गई कि भाई चीज़ की मार्केट में बहुत डिमांड है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सारा दूध अगर हम लोग चीज़ बनाने में लगाएँगे तो योगर्ट, बटर तो नहीं बना पाएँगे, क्रीम तो नहीं बना पाएँगे, तो इनकी डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। जॉइंट डिमांड क्या हुआ, जिसको हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं, जिसकी डिमांड एक साथ आती है। जैसे हम अगर पेन खरीद रहे हैं तो हम विदाउट इंक वाला तो पेन नहीं खरीदेंगे ना, मतलब अगर हम पेन खरीद रहे हैं तो हमें इंक की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो ये जॉइंट डिमांड हो गई। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड क्या होगी? शॉर्ट रन जो कम समय में मतलब कि जो बहुत थोड़े से टाइम में जिसको हम लोग चेंज करके अपने डिमांड को चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन डिमांड में क्या होगा? लॉन्ग रन में जो डिमांड हो, लॉन्ग रन में हम लोग किसी भी फैक्टर को चेंज अगर करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? सीधा-सीधा उसके डिमांड एंड सप्लाई पे असर पड़ेगा। शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में मिनिमम बस 2 ही ऐसे फैक्टर होते हैं, एक लेबर होता है और एक हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। बस महज़ 2 ही बस ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको हम लोग चेंज करके अपने डिमांड एंड सप्लाई में अगर थोड़े बहुत चेंजेस आ गए तो आ गए, वैसे आते नहीं हैं। शॉर्ट रन में डिमांड एंड सप्लाई पे इतने चेंजेस आते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने आज आपको टाइप्स ऑफ डिमांड कवर कराया। होप मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर कराया है। एज़ वेल एज़ मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड की ग्राफ भी कवर कराई है। सो ये पूरी पीपीटी मैंने खुद बनाई और यहाँ जो भी मैंने वाइट से हाईलाइट किया है पॉइंट, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा एंड प्लीज़ कोट इट इन योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।